दोस्तों, सभी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी को तो जानते ही हैं और सब लोग ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने रिसेंट के टाइम्स में कौन से स्टॉक्स को बाय किया और कौन से स्टॉक्स को सेल किया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो 5 कंपनीज के बारे में जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने थोड़े रिसेंट के टाइम्स में बाइंग की है, और ऐसी 3 या 4 कंपनीज के बारे में जिनके स्टेक में थोड़ी सी कटौती की है राकेश झुनझुनवाला ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले स्टॉक के साथ। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। और इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने 1% से ज्यादा अपनी होल्डिंग का स्टेक इंक्रीज किया है और इस कंपनी का नाम है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो अगर मैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करूं तो ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है जो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस, पावर जनरेशन, कोल माइनिंग, इसके अलावा बहुत से ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसका बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूं तो इस कंपनी ने 2000 से ज्यादा का रेवेन्यू बुक किया था। अगर हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी। लेकिन वहीं पे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में निकल के आता है कि इस कंपनी ने 281 करोड़ का लॉस बुक किया था। लेकिन अगर हम उस लॉस को सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो इनका लॉस ऑलमोस्ट 50% से कम हो गया था। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कैसे ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड कंपनी की जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और इस कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वीआईपी के बैग लगेज आपने कभी ना कभी यूज किए होंगे अपनी लाइफ में। तो इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो दोस्तों, अगर मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो ये कंपनी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है जिसके पास बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट नॉन डेट है। इसके अलावा अगर मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज की पी रेशो की बात करूं तो इसकी पी रेशो 20 के आसपास की है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इसके रिसेंट के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं तो दिसंबर के क्वार्टर में इस कंपनी ने 432 करोड़ की सेल्स रिकॉर्ड की थी। इसके अलावा अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसने प्रॉफिट बुक किया था 34 करोड़ का। अगर मैं इसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करूं तो इनके प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 20 to 30% का इंक्रीमेंट हुआ था। तो दोस्तों, अगर मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस की बात करूं पिछले एक साल में तो इनका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 50% नीचे आया है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा लिंक्ड है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, एविएशन सेक्टर से। क्योंकि अगर लोग ट्रेवल करते हैं तो उनको लगेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बैग्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके चलते कोरोना वायरस की वजह से ये भी कंपनी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया था पिछले एक साल में। शायद जिसके चलते राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया होगा, क्योंकि इसका प्राइस नीचे आया होगा, बट उनको शायद इसमें कहीं ना कहीं वैल्यू दिख रही होगी जिसके चलते उन्होंने बाइंग की होगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कंपनी की जिसका नाम है रैलीज इंडिया। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ रैलीज इंडिया के प्राइस के शेयर के बारे में। तो अगर मैं इसके शेयर के प्राइस के बारे में बात करूं तो इसका एक साल पहले शेयर प्राइस था 140 के आसपास। आज ये ट्रेड कर रहा है 210 रुपए के आसपास। मतलब कि इसने ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, जब मार्केट नेगेटिव रिटर्न में चल रही है। उस टाइम में भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में बताऊं रैलीज इंडिया के बारे में तो रैलीज इंडिया टाटा केमिकल की एक सब्सिडरी कंपनी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैटर करती है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह में यूज होते हैं। एग्रीकल्चर केयर एक अलग से एक सेक्टर निकल के आया था जिसमें बहुत से अच्छी अच्छी कंपनीज थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। तो ये ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर को कैटर करती है जिसका नाम है रैलीज इंडिया। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात करूं रैलीज इंडिया के बारे में तो इसकी पीई रेशियो है 23 के आसपास। अगर मैं इसकी डेट वैल्यू की बात करूं तो इसका डेट बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल डेट है। इसके अलावा अगर मैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू को ग्रो किया था। दिसंबर के क्वार्टर में इनका रेवेन्यू उतने अच्छे से ग्रो नहीं हुआ था, बल्कि मार्च वाला क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है। उसके बाद आप इसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और खुद से जज कर सकते हैं ये कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जिसका नाम है ओरिएंट सीमेंट्स। अगर मैं ओरिएंट सीमेंट्स के बारे में बात करूं तो एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने रिसेंट के टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने लास्ट क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें ओरिएंट सीमेंट के तो ओरिएंट सीमेंट का पी रेशियो 7 का है। लेकिन अगर हम उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो इसका पी रेशियो बहुत ही कम है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में जो पी रेशियो है इंडस्ट्री की वो 20 से ऊपर देखी जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2014 में ओरिएंट सीमेंट का जो टोटल रेवेन्यू था वो था 1437 करोड़ का, जो कि मार्च 2019 में बढ़ के
2522 करोड़ हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 5 ही साल में। अभी आने वाले क्वार्टर में आप देख सकते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, जिसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पांचवी और लास्ट कंपनी की, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, जिसका नाम है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी के बारे में आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 250 के आसपास का था। अभी इसका शेयर प्राइस 472 पे आ गया है। मतलब कि पिछले 2 महीने में ही ये कंपनी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, अगर मैं जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, तो ये कंपनी एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि रॉ मटेरियल यूज होती है बाकी फार्मा सेक्टर की कंपनीज में। अगर मैं इसके पीई रेशो की बात करूं, तो इस कंपनी का पीई रेशो 10 का है। अगर मैं इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूं, तो इस कंपनी का पीई रेशो काफी कम है। अगर हम रिसेंट के टाइम में इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बारे में बात करें, तो कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू में और इसके अलावा नेट प्रॉफिट में भी। दोस्तों, अब मैं आता हूं, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि कौन सी 5 कंपनीज में राकेश झुनझुनवाला ने बाइंग की है, तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप जाके उसी स्टॉक को बाय कर लो जिसको राकेश झुनझुनवाला ने बाय किया है, क्योंकि हर पोर्टफोलियो मैनेजर का, हर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का अपना एक अलग रिस्क होता है। उसके हिसाब से उसकी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग होती है। आपको वो कंपनीज कभी भी डायरेक्टली जाके ब्लाइंडली बाय नहीं करनी चाहिए जो किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने बाय की हैं। तो यहां से हमें एक बहुत अच्छी लर्निंग सीखने को मिल सकती है कि अगर मैं राकेश झुनझुनवाला की 5 कंपनीज के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, तो वो कंपनी सभी अलग अलग सेक्टर से निकल के आती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर भी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर कितना ज्यादा फोकस रखते हैं, और वो भी ट्राई करते हैं कि उनका हर इन्वेस्टमेंट एक अलग अलग सेक्टर से निकल के आए, ताकि अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करके उनको पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखे। तो यहां से एक नॉर्मल इन्वेस्टर को भी यही सीखने को मिलता है कि आपको भी हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन का पूरा फायदा उठाने का ट्राई करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी कंपनीज में राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को सेल किया है। तो अगर मैं सबसे पहली कंपनी की बात करूं, तो उसका नाम है टाइटन। तो टाइटन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने बहुत ही अर्ली डेज में इन्वेस्टमेंट किया था और जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न भी बनाई थी। अगर मैं टाइटन के रिसेंट के टाइम्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, तो पिछले 1 साल में टाइटन ने ऑलमोस्ट -30% की रिटर्न दी है। इसके अलावा गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि गोल्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है टाइटन कंपनी में, क्योंकि जो इनका पूरा ज्वेलरी बिजनेस है वो गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, इसके चलते ये निकल के आया है कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में से अपने स्टेक को ट्रिम किया है, मतलब कि थोड़ा सा कम किया है। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं सेकंड कंपनी की, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है, और इस कंपनी का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि आरपी गोइंका ग्रुप की कंपनी है, और ये मेनली कस्टमर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को। अगर मैं थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो इस कंपनी की पी रेशो 6 की है। अगर मैं इसको इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करूं, तो इसकी पी रेशो काफी कम है। अगर मैं डेट की भी बात करूं, तो इस कंपनी को डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों, अगर इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो फर्स्ट सोर्स का रिसेंट के टाइम में एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी निकल के आया था, जिसके चलते बहुत से और लोगों ने भी इस कंपनी के बीच में इन्वेस्टमेंट की थी। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने -40% का रिटर्न दिया था, क्योंकि इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 50 के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी गिर के 30 रुपीज पे आ गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को कम किया है, और इस कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की बात करूं, तो ये मेनली एक एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लिंक्ड कंपनी है, जो कि इंजन्स बनाती है ट्रैक्टर्स के लिए, और अपने खुद के भी ट्रैक्टर्स बनाती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें, तो इस कंपनी की पी रेशियो 21 की है, जो इंडस्ट्री के साथ कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर मैं एस्कॉर्ट्स के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल में पॉजिटिव 45% का रिटर्न दिया है, जिसके बाद भी राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी से अपने स्टेक को कट किया है। दोस्तों, बात करते हैं लास्ट कंपनी की, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को कट किया है, जिसका नाम है एप्टेक लिमिटेड। एप्टेक लिमिटेड ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड कंपनी है। अगर मैं इसके पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने -20% की रिटर्न दी है। थोड़ा सा अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो पी रेशियो इस कंपनी की 16 की है, जो इसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ थोड़ा सा कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, जो हम आज की वीडियो लेके आए थे, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो उनके बाइंग से हमें सीखने को मिलता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, और अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी आपके आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो आपका उनका स्टेक सही टाइम पे सेल भी करना चाहिए।
जो हमें राकेश झुनझुनवाला के साथ साथ वॉरेन बफे के केस में भी देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने सारे एयरलाइन सेक्टर के स्टॉक्स को एकदम से सेल कर दिया। उन्होंने बोला कि टाइमली एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप हमें ये बता सकते हैं कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके तक हर वीक जो हम 3 से 4 वीडियोस लेके आते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो आपके तक पहुंच सके और आप एक अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सके। हैप्पी इन्वेस्टिंग।